जेई का पेपर थोड़ा टफ होता है, वहां पे कट ऑफ कम जाती है। अगर आप 40-50% मार्क्स भी ले आते हैं तो भी आपको आईआईटी मिल जाती है। नीट में ऐसा नहीं है, यू नीड टू गो थ्रू ईच एंड एवरी टॉपिक। तो आपको पता लगेगा कि देयर आर 4-5 मेन रीजंस जिस वजह से आपके मार्क्स स्टक हो चुके हैं। 4-5 ही मेन रीजन है, इन रीजंस पे आपको एक एक करके काम करना है। ये किताबें बहुत हार्ड हैं, अचानक से आपका डिफिकल्टी लेवल जो है ये भी बढ़ चुका है, तो आपका लगभग 5 गुना डिफिकल्टी लेवल भी आप बढ़ा हुआ माने तो आप कह सकते हैं आपको 50 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी भैया। हाउ टू टैकल ऑल दीज स्टेप्स मेरे भाई, ये जब हाथ आप थाम लोगे, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, इन सब चीजों से आपको निकाल करके मैं बाहर ले आऊंगा, फिर गिरोगे फिर ले आऊंगा, फिर गिरोगे फिर ले आऊंगा। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू ऑल कि आप सभी लोग मुक्त हो चुके हैं अपने 10वीं क्लास के पेपर से एंड नाउ यू हैव डिसाइडेड टू एंटर इन द नीट फील्ड, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अदरवाइज आपका इस वीडियो को देखने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपने नीट में अपना पंजा रख दिया है तो अब आपको इस एग्जाम को क्रैक करने का मन भी कर रहा होगा। एंड यहां पर ये जो एग्जाम है, दिस इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम योर 10th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और जो भी पॉइंट्स आपको बहुत जरूरी लगे उनको आप जॉट डाउन जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अ गाइडेंस सेशन, बट यहां पर मैं आपको सच्चाई का एक आईना दिखाने वाला हूं। यहां पर मैं आपको वाकिफ कराने वाला हूं उन सारे के सारे फैक्ट्स से, उन सारी की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से जिनका सामना आपसे 2 साल में हो रहा होगा। ये सारी बातें आप रिपीट होती हुए देखेंगे, ये सारी गलतियां आप अपने आप को करता हुआ पाएंगे। एंड जब भी आप कोई गलती करें, आप इस वीडियो पे वापस आ सकते हैं या इस वीडियो से जो जुटाई हुई इंफॉर्मेशन है, पॉइंट है, उन पे वापस जा सकते हैं टू गेट बैक टू द राइट ट्रैक। 10वीं क्लास का पेपर, ट्रस्ट मी, अभी आपको बुरा लगेगा सुनने में, पर 10वीं क्लास का जो पेपर है ये कुछ भी नहीं था। 10th क्लास आपने पास कर ली, बहुत बहुत बधाई, अपने पीठ पे एक थपकी मारो, आगे बढ़ो। लेकिन 10वीं क्लास का पेपर जो था, इसको हम एक तोड़ू फोड़ू ताबड़तोड़ पेपर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इट इज अ सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव पेपर में आपको यह भी बताया जाता होगा कि यार सुंदर हैंडराइटिंग में कुछ भी लिख के आ जाओ टॉपिक से संबंधित, कुछ ना कुछ नंबर तो मिल ही जाएंगे। 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, आधा मार्क मिल जाएगा, 1 मार्क मिल जाएगा। ये सारी कहानी आपने सुनी होगी और ये सत्य भी है। अगर आपको कोई सवाल पूछा हुआ है फोटोसिंथेसिस के बारे में, आप हल्की फुल्की टूटी फूटी डेफिनेशन भी लिख करके आते हैं कि फोटोसिंथेसिस में सनलाइट इस्तेमाल होती है, आप ये भी अगर लिख के आ गए तो भी हो सकता है कोई दयालु स्वभाव का टीचर आपको आधा नंबर दे दे और वो आधा नंबर आपके ओवरऑल कैलकुलेटेड मार्क्स को बढ़ा देता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू नीट का एग्जामिनेशन, यहां पर पूरे नंबर मिलना तो छोड़ो, एक नंबर जेब से काट और लेते हैं। यानी अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको मिलते हैं 4 मार्क्स, और अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं मेरे दोस्त तो आपको मिलता है -1 मार्क, यानी जितने मार्क्स कमाए होंगे उसमें से और 1 उड़ जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर प्रॉब्लम यह है कि तुक्केबाजी चलती ही नहीं है। एंड जो टॉपर्स आते हैं उनके मार्क्स आते हैं लगभग पूरे, यानी 720 नंबर का आपका पूरा का पूरा पेपर होगा। 720 मार्क्स का बाइफर्केशन क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। बायोलॉजी यहां पर सबसे हाईएस्ट वेटेज लेकर के बैठती है, यानी 360 मार्क्स का जो काम है, 50% जो पेपर है ये आपका बायोलॉजी का होगा। 180 मार्क्स का आपका जो पेपर है ये आपका केमिस्ट्री का होगा, एंड आपका 180 मार्क्स का जो पेपर है ये आपका फिजिक्स का होगा। तो ओवरऑल आपके 720 नंबर बन जाते हैं। एक भी टॉपिक को छोड़ना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गुरुजी जो टॉपर है वो पूरे में से पूरे नंबर लेके आ चुका है नीट एग्जामिनेशन में। ये कोई जेई एडवांस का पेपर नहीं है। जेई का पेपर थोड़ा टफ होता है, वहां पे कट ऑफ कम जाती है। अगर आप 40-50% मार्क्स भी ले आते हैं तो भी आपको आईआईटी मिल जाती है। नीट में ऐसा नहीं है, यू नीड टू गो थ्रू ईच एंड एवरी टॉपिक, यू नीड टू सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होता है, तब जाकर आपको एक आइडियल अपनी मन पसंदीदा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट या एम्स में सीट मिल रही होती है। यहां पर रिस्क नहीं लेने का, बाबूराव की तरह एकदम अच्छे तरीके से चलने का, यानी मेरे भाई सारा का सारा सिलेबस आपके टिप्स पे होना चाहिए। अब ये टिप्स पे कैसे किया जाए गुरुजी? सिलेबस तो बहुत सारा है 11वीं 12वीं का, क्योंकि जब हम किताब देख रहे थे 10वीं क्लास की तो हमें पता लगा था गुरुजी एक बुक थी, उस एक बुक में पूरी की पूरी साइंस कंसोलिडेटेड थी, इसी में आपकी पूरी की पूरी फिजिक्स थी, इसी में केमिस्ट्री थी, इसी में बायोलॉजी थी। अब जब आप 11वीं 12वीं की बात करेंगे तो बायोलॉजी की 2 किताब हो जाएंगी, 11वीं की एनसीईआरटी अलग, 12वीं की अलग। केमिस्ट्री की अगर आप बात करेंगे तो 2 एनसीईआरटी 11वीं में, 2 एनसीईआरटी 12वीं में। फिजिक्स की बात करेंगे तो 2 एनसीईआरटी 11वीं में, 2 एनसीईआरटी 12वीं में। और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से कई बार काम चलता भी नहीं है, कुछ टॉपिक्स में बाहर भी जाना पड़ता है। यानी यहां पर आपकी किताबें 10 हो गई, यानी 10 गुना लोड तो सीधा सीधा वैसे ही बढ़ गया। भाई यहां आप एक बुक पढ़ रहे थे, यहां आप 10 किताबें पढ़ रहे हैं, ओवरऑल 10 गुना लोड तो सीधा ही है अगर कैलकुलेशन बेसिस पे भी देखो तो। पर यह किताब थी भी आसान,
ये किताबें बहुत हार्ड हैं, अचानक से आपका डिफिकल्टी लेवल जो है ये भी बढ़ चुका है, तो आपका लगभग 5 गुना डिफिकल्टी लेवल भी आप बढ़ा हुआ माने तो आप कह सकते हैं आपको 50 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी भैया। गुरुजी ये कैसे है, असंभव सा लग रहा है, असंभव सा नहीं है। क्यों? क्योंकि इस चीज को करने के लिए आपको बस एक प्लान के ऊपर काम करना है, वो है टू फॉलो योर टीचर्स। हम डेली बेसिस पे आपको जो कराएंगे उसको आपको अच्छे तरीके से फॉलो कर लेना है। हम डेली बेसिस पे जो होमवर्क आपको देंगे, जिसका हम डिस्कशन भी कराएंगे, वो आपको ठीक से कर लेना है। और हम आपको जो फेट प्लान बताएं, उस फेट प्लान पे आपको डे 1 से डे एंड तक हमारे साथ चलना है। अगर आप एंड डे तक हमारे साथ चल पड़े तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। बट ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो एंड डेट तक नहीं पहुंच पाते। प्रॉब्लम यही है। मैं गारंटी कह सकता हूं कि यहां तक पहुंचने वाले बच्चों की संख्या 10% भी नहीं होगी। जो डेली बेसिस पे लेक्चर भी देख गया, जो अच्छे से हमारा काम कर गया, जितना हम बता रहे उतने क्वेश्चन सॉल्व कर गया, डीपीपी लगा गया, अच्छे से जब हम कह रहे हैं उस टाइम पे रिवीजन शॉर्ट्स ले गया, एवरीथिंग विल बी ऑन योर टिप्स। और ये जो पेपर है, ये जो 720 नंबर का आंकड़ा आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप आराम से छू जाएंगे बिना किसी डिफिकल्टी के। डिफिकल्टीज आर ऑलवेज क्रिएटेड व्हेन इट कम्स टू एकेडमिक्स। पढ़ाई में डिफिकल्टीज हम खुद क्रिएट करते हैं। क्यों? आज का काम आज नहीं कर रहे, सिंपल मैथ है। मैंने कहा था गुरुजी मैं दिन में 5 घंटा पढ़ूंगा, आज मैंने काम चोरी करी, मक्कारी करी, 1 घंटे भी पढ़ाई नहीं करी, तो क्या कल मुझे 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा? यस सर। सर मैंने 2 दिन जो है मक्कारी कर दी, अब क्या अगले दिन मुझे 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा? यस सर। तीसरे दिन भी मक्कारी कर दी गुरुजी, अब क्या मुझे 20 घंटा पढ़ना पड़ेगा? यस सर। उसके अगले दिन क्या मुझे 25 घंटा पढ़ना पड़ेगा? सर 25 घंटे तो दिन में होते ही नहीं है। हाँ भैया होते ही नहीं है, इसका मतलब तुम्हारी बैंड बच चुकी है। एक वक्त ऐसा आता है जब बैकलॉग इतना अक्यूमुलेट हो जाता है तो आपका डेली टारगेट क्या बन जाता है? गुरुजी आज मुझे 17 दिन पढ़ाई करनी है। 5-5 घंटा इकट्ठा होकर 17 दिन बन चुका है, और 17 दिन एक दिन में कैसे पढ़ सकते हैं? यहां पर मैथ इज नॉट मैथिंग, लेकिन मेरे भाई ओवरऑल प्रॉब्लम यही है कि आप जब आलस्य में आते हो तो इतने आलस्य में आ जाते हो कि 10-12 दिन किताब की शक्ल तक नहीं देखते, और उसके बाद वो किताब आपको भाव नहीं देती। जब आप 10-12 दिन के गैप के बाद चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो किताब इतनी आसानी से पकड़ में आ जाए, ऐसा होता नहीं है। अगर आप किसी चीज को अटेंशन नहीं दे रहे तो वो आपको अटेंशन नहीं देने वाली है। दिस इज वेरी ट्रू स्टेटमेंट। किताब को एकदम इज्जत से देखना पड़ता है, घूर घूर के देखना पड़ता है, बार बार देखना पड़ता है, तब जाके किताब आपसे दोस्ती करती है। और जब किताब आपसे दोस्ती करती है तो किताब आपसे कुछ कहती है, और जब किताब आपसे कुछ कहती है वही चीजें पेपर में आती हैं, तब आप पेपर में अटेम्प्ट अच्छे से करके आते हो और तब आपके मार्क्स आते हैं। किताब ऐसे ही सबको सारी जानकारी नहीं दे देती। जो भी बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, जाहिर सी बात है बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ के जाता है, तो सबके 360 में से 360 क्यों नहीं आते? क्योंकि सबने उस एनसीईआरटी बायोलॉजी को उतने प्रेम से नहीं देखा है जितना कुछ स्टूडेंट्स ने देखा है। मैं चाहता हूं वो कुछ स्टूडेंट्स आप हों। बस हाथ पकड़ के प्यार से चलते हुए जाना है। जब हमारे साथ चलोगे मेरे भाई, मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली इतना अपने आप को क्लैरिटी से आगे बढ़ता हुआ देखोगे कि ऑटोमेटिकली वो जो मोटिवेशन है वो बूस्ट पे चली जाएगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट विद मोटिवेशन, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कैरी थिंग्स विद डिसिप्लिन। मोटिवेशन इज सुपर टेम्परेरी। हर दिन मोटिवेशन का डोज अगर तुम्हें चाहिए तो मेरे भाई तुम सही फील्ड में नहीं आ रहे हो, फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता यहां पर, क्योंकि ये फील्ड इतनी खतरनाक है। यू नीड टू अपडेट योरसेल्फ ऑन अ डेली बेसिस। दुनिया में कुछ ना कुछ नया हो रहा है। डॉक्टर्स की लाइफ वैसे ही बहुत ज्यादा ट्रबलसम रहती है व्हेन इट कम्स टू वर्क। उन्हें बहुत काम करना पड़ता है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, और यहां आप डेली मोटिवेशन के डोज चाह रहे हो तो मेरे भाई एक गलत स्ट्रेटजी है। मोटिवेशन आपको चीजें स्टार्ट करने में हेल्प कर सकती है, मैं भी आपको बार बार मोटिवेट करूंगा, लेकिन डिसिप्लिन चीजों को खींचने में हेल्प करती है, कैरी करने में हेल्प करती है, जिससे आप लाइफ लॉन्ग चीजों को ले जा सके। वो मोटिवेशन के बस की बात नहीं, क्योंकि मोटिवेशन के भी अपने फ्लॉज हैं। एक बार जब आप मोटिवेट हो जाएंगे, अगली बार कोई आपको सेम बात बोल के मोटिवेट नहीं कर पाएगा। उस हद तक आपको जो है खींच कर नहीं ले जा पाएगा अपने गोल की तरफ। वो आप खुद ही कर सकते हैं, और वो खुद आप कब करेंगे? जब आपके अंदर जील होगी कि हाँ यार, इस चीज को स्टार्ट करने के लिए मेरे पास एक पर्पस है, एंड वो पर्पस है दैट आई नीड टू बिकम अ वेरी 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 गुड डॉक्टर। दैट इज योर क्वेश्चन, दैट इज योर वाई, कि आप क्यों नीट देना चाहते हैं। क्योंकि मुझे एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है। दिमाग में जब ये वाई क्लियर होता है, उस टाइम पर आप एक अच्छे आइडियल पोजीशन पे आ जाते हो, और आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को शुरू भी कर सकते हो। तैयारी के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हर प्रकार के सब्जेक्ट के लिए ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये एकदम वैल्यूएबल हैं। आराम से सुनिए कि हमारे टीचर्स यहां पर आपकी क्या मदद कर रहे होंगे। सबसे पहली चीज है क्लासेस, जिसको आप स्किप नहीं कर सकते। लाइव क्लासेस देखेंगे हमारे साथ डेली बैठ करके। अगर आप हमारे साथ वार्तालाप कर रहे होंगे, आपकी एफिकेसी बूस्ट होगी, और जाहिर सी बात है आपका इंटरेक्शन बिल्डअप होगा।
जानता हूं कि लाइव क्लासेस को देखने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, रिकॉर्डेड आप कभी कभी देख सकते हैं जब आप लाइव को अटेंड ना कर पाए, बट आई विल स्टिल रेकमेंड कि आपको लाइव क्लासेस देखनी है, जिससे कि आप हमारे साथ एकदम साथ साथ नोट्स बना के अपनी क्लास को खत्म कर दे, उसके बाद अपने होमवर्क पे लग जाए। जैसे ही आप क्लास करते हैं, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक दिन में जितना भी काम हुआ है उसको आप रात को बैठ करके रिवाइज करें। कई बच्चे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं बिकॉज दे डू नॉट रिवाइज, दे डू नॉट रिकैपिचुलेट। पढ़ लिया है गुरुजी बहुत सारा, रिवीजन नहीं हो पा रहा है। गुरुजी डेली क्लास देख डाली, 20 दिन क्लास देख डाली, हर दिन 4-4 घंटे क्लास देख डाली, 80 घंटे का कंटेंट मैंने पढ़ लिया है पर मैं रिवाइज ही नहीं कर पाया, तो मेरे दिमाग में अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। वहां से जो है आपको एक क्वेश्चन मार्क लगता हुआ अपनी प्रिपरेशन पे नजर आता है कि सर डेली तो मैं मेहनत कर ही रहा हूं, मेहनत तो है ही, डेली बैठ के 4 घंटा क्लास देख रहे हो, 1 घंटा अगर होमवर्क कर रहे हो तो डेली 5 घंटा पढ़ रहे हो, मेहनत तो है, पर क्या डायरेक्शनल मेहनत है? नहीं, रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ना भैया यहां आपने प्रैक्टिस करी बहुत तगड़ी, ना यहां आपने रिवीजन किया, ना यहां आपने टेस्ट दिए, ना टेस्ट का डीप एनालिसिस किया। तो ये जो आपकी प्रिपरेशन है ये किसी काम की नहीं है मेरे भाई। अगर सिर्फ मेहनत से काम चलता तो जंगल का राजा गधा होता, उससे मेहनती कोई नहीं, शेर होता है। लेकिन क्यों? क्योंकि मेहनत है, डायरेक्शनल मेहनत है। उसको पता है कि मैं सिर्फ शिकार करने उठूंगा और शिकार लेकर के वापस लौट जाऊंगा। वो गया ही है एक डायरेक्शन में विद अ पर्पस कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खा के वापस आना है, यही उसका पर्पस है। सिंपल। गधे का कोई पर्पस नहीं, उससे कोई भी मेहनत करा लिया करके। यहां पर सिंपल सी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, मेहनत तो ये बच्चा भी कर रहा है। एक बच्चा है जो 8 घंटे पढ़ाई कर रहा है, ये भी मेहनत कर रहा है। और एक बच्चा 7 घंटे पढ़ाई कर रहा है और 1 घंटे रिवीजन कर रहा है, जो भी पढ़ रहा है उसका डेली रिवीजन कर रहा है, ये भी मेहनत कर रहा है। जीतेगा कौन? मैं कह रहा हूं ये 10 घंटा पढ़ रहा है और ये सिर्फ 8 ही घंटा पढ़ रहा है। ये 10 घंटा पढ़ रहा है, नई नई चीजें, रिवीजन का कोई नामो निशान नहीं, प्रैक्टिस का कोई नामो निशान नहीं। ये 7 घंटे पढ़ता है, 1 घंटा रिवीजन और प्रैक्टिस करता है। बताओ कौन जीतेगा? सर ये वाला जीतेगा, इसके दिमाग में सब सेट है। मेहनत तो ज्यादा इसने की ना, दिन में 10 घंटा काम इसने किया, इसने तो 8 ही घंटा काम किया है, तो ये क्या जीत रहा है सर? मेहनती आदमी जीतना चाहिए। मेहनती आदमी तब जीतेगा ना जब उसकी दिशा सही होगी। डायरेक्शनल एफर्ट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन ओनली गोइंग फॉर एफर्ट्स। ये आपके लिए बहुत जरूरी है मेरे भाई। एक आदमी यहां खड़ा है, ये दिल्ली है, एक आदमी यहां पहुंचना चाहता है, ये मुंबई है। एक आदमी यूं चला गया, एक आदमी भैया बहुत मेहनत करके आया, अरे बाप रे बहुत मेहनती आदमी है, तो बहुत मेहनत करके आया है, यहां पर पहुंचा। तो मेहनत वाला भी वहीं पहुंचा है और एक स्ट्रेटेजिकली मेहनत करने वाला आदमी भी वहीं पहुंचा है। ज्यादा समझदार कौन कहलाएगा और ज्यादा टाइम किसका बचेगा? जितने में ये वाला मुंबई पहुंचेगा, इतने में तो दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली 4 चक्कर मार देगा मेरे भाई। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बच्चों के दिमाग में मिथ है कि भैया मेहनत करेंगे हम तो मेहनती बनेंगे, बनना जरूरी है, लेकिन वो मेहनत मेरे भाई इतनी ज्यादा डायरेक्शनल हो कि आपके आसपास कोई ना आ पाए। अगर आप एक सही दिशा में भी मेहनत कर रहे हो और मेहनती भी बहुत ज्यादा हो, आपकी टक्कर का कोई बच्चा आसपास भी नहीं मिलेगा। ये मैं लिख के दे रहा हूं बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस जो आपको तबाह करती हैं। उन डिस्ट्रैक्शन से लड़ पाना सभी बच्चों के बस की बात नहीं है, सभी उतने स्ट्रांग नहीं होते। आपको शुरू से ही इस बात को समझ के चलना होगा मेरे भाई कि जब भी डिस्ट्रैक्शंस आए उनसे कैसे डील करना है। आपको आपका फोन भी परेशान करेगा, आपको आपके फैमिली रिलेशंस भी, कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी रिश्तेदार ने कुछ कह दिया, आपको बुरा लग जाए। आपको हो सकता है स्कूल में किसी टीचर ने डांट दिया, बुरा लग जाए। हो सकता है कहीं दोस्ती यारी में आपकी जो है गड़बड़ी चल गई, वहां आपको कुछ बुरा लग जाए। अल्टीमेटली देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। कई बार आप सेल्फ डिमोटिवेट हो जाते हो, आपको लगता है टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, वहां से डिमोटिवेशन आ जाएगी। हाउ टू टैकल ऑल दीज स्टेप्स मेरे भाई, ये जब हाथ आप थाम लोगे, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, इन सब चीजों से आपको निकाल करके मैं बाहर ले आऊंगा, फिर गिरोगे फिर ले आऊंगा, फिर गिरोगे फिर ले आऊंगा। बट एक बार गिरना गलती है, दूसरी बार गिरना कह सकते हैं चॉइस, तीसरी बार गिरना भाई आदत है। फिर अगर मैं 3 बार तुम्हें सेम गड्ढे से निकाल चुका हूं, अलग गड्ढा है मुझे प्रॉब्लम नहीं है, 3 बार मैं तुम्हें, 4 बार मैं तुम्हें, 5 बार मैं तुम्हें सेम गड्ढे से निकाल रहा हूं, इसका मतलब तुम्हें उस गड्ढे में गिरना ही है। इट्स अ ट्रैप। फिर तुम्हारी रक्षा मैं नहीं कर सकता। मैं तुम्हें उतने ही गहरे गड्ढे में कूदने दे सकता हूं जितनी लंबी मेरे पास रस्सी है। अब तुम उस गड्ढे को अंदर जाके और खोद रहे हो कि मैं और नीचे जाऊंगा। गुरुजी मैं तो इस दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक आदमी बनूंगा, है ना, ऐसी खतरनाक प्रॉब्लम में फंसूंगा कि आप निकाल के दिखाओ मुझे। तो ऐसी सोच के साथ घुसोगे तो कोई मदद नहीं कर पाएगा। स्टूडेंट्स लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है वो हमारी सबकी देखी हुई है और हम सब वाकिफ हैं उन प्रॉब्लम से, और मुझे एग्जैक्टली पता है तुम कहां कहां फंसोगे और तुम्हें निकाल ले जाऊंगा। तुम्हारा निकलने का मन होना चाहिए। द फर्स्ट थिंग एट द फर्स्ट प्लेस इज योर इंटेंट टू डू समथिंग।
तुम्हारी नियत है काम करने की, काम मैं करवा ले जाऊंगा। मैं तुम्हारी जगह बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकता। मुझे जब पढ़ना था, अभी तक भी आई एम कंटिन्यूअसली रीडिंग, खूब पढ़ रहा हूं। मुझसे जिस दिन मेरा मन नहीं हुआ पढ़ने का, कोई नहीं पढ़वा पाएगा। सिंपल है, इट्स यू हु नीड टू डू द वर्क ना। आपका पढ़ने का मन करेगा तो ही आप पढ़ पाओगे। मैं तो आपको पुश नहीं कर सकता बहुत ज्यादा। आपका अगर मन है तो मेरे भाई हम काम कर ले जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। कभी भी आप किसी भी टीचर की क्लास में बैठ रहे हैं, आराम से उनकी क्लास को लाइव देखिए। लाइव देखने के बाद हमारी डीपीपी होती है, डीपीपी सॉल्व करिए। 2013 जब पहली बार नीट हुआ था तब से लेकर के 2025 तक के, अभी 2026 का भी पेपर आ जाएगा आपसे पहले, तो यहां पर इन पेपर को सॉल्व करिए। 14-15 साल के पेपर आप सॉल्व करिए, आपको क्लैरिटी आ जाएगी, आपको एक बूस्ट मिलेगा कि हाँ भाई आपसे पिछले 10-12 साल के पेपर लग रहे हैं, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है। उसके अलावा मॉड्यूल अगर आपके पास होंगे तो मॉड्यूल के क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव बुक्स भी आती है मार्केट में, मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा कौन कौन सी बुक लेनी है। अभी थोड़े दिन का इंतजार कर लीजिएगा, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। और फिर आप दे सकते हैं टेस्ट, और जैसा मैंने बताया टेस्ट का एनालिसिस। गलतियां हो रही हैं गुरुजी, टेस्ट का नंबर बढ़ नहीं रहा है गुरुजी, 720 में से मेरे तो 570 नंबर आ रहे हैं, 580 नंबर आ रहे हैं, उससे आगे मैं नहीं बढ़ पा रहा हूं। क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो? देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। ये आपको पता है कि आप क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो। आप 180 क्वेश्चंस की लिस्ट बनाइए, कौन सा क्वेश्चन सही हुआ तो क्यों, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों, क्या आपसे ओएमआर गलत भरी गई, क्या आपसे सिली मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो गई, क्या ऑप्शन समझने में गलती हो गई, क्या मेरे भाई आपको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया, टीचर ने ही नहीं पढ़ाया था, क्या आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन निकल गया है। सारी की सारी चीजें आप जॉट डाउन करिए कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आपके अंदर है, प्रॉब्लम किस चीज के अंदर है, आपको एक आइडिया लगेगा, एंड दैट इज अ कॉन्क्रीट एनालिसिस पार्ट। तो आपको पता लगेगा कि देयर आर 4-5 मेन रीजंस जिस वजह से आपके मार्क्स स्टक हो चुके हैं। 4-5 ही मेन रीजन है, इन रीजंस पे आपको एक एक करके काम करना है। जैसे समझ लीजिए आपका रीजन है कि मैं क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ता सर, जल्दबाजी कर देता हूं तो सिली मिस्टेक हो जाती है। क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दिस, आपने नॉट नहीं पढ़ा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर दिस एक्सेप्ट, आपने एक्सेप्ट नहीं पढ़ा, गलती हो गई। अब ये जो गलती है आपके 4 मार्क्स तो खा ही गई, और ये -1 भी दे गई, तो ओवरऑल 5 मार्क्स आपके खा गई। तो एक गलती की वजह से 5 मार्क्स घट रहे हैं, तो क्यों ना इस गलती को सुधार लिया जाए। अब सुधारेंगे कैसे सर? प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जिसमें इस हिसाब के शब्द आ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जहां आप क्वेश्चन को टाइम लेके पढ़ना सीख रहे हो। जब आप टाइम लेके क्वेश्चन पढ़ना सीखोगे तो उस टाइम पर आपके सिली मिस्टेक्स ऑटोमेटिकली अवॉइड हो जाएंगी। सर मैं 2 ऑप्शन में फंस जाता हूं, अगली है ये, सर मैं 2 ऑप्शन में फंस जाता हूं, सर ए नहीं है आंसर, डी नहीं है आंसर, मुझे पता है बी और सी में से एक आंसर है, कौन सा है मैं नहीं समझ पा रहा हूं, इसका मतलब रिवीजन नहीं किया है। जब मल्टीपल टाइम्स एक चीज को पढ़ते हो, जब रिवाइज कर ले जाते हो कॉन्सेप्ट्स को, तो आपको पता लग जाता है कि आंसर कैसे ढूंढना है। अगर 2 सिमिलर ऑप्शंस आपको कंफ्यूज कर पा रहे हैं, इसका मतलब एग्जामिनर जीत गया, वो जानबूझ के 2 सिमिलर ऑप्शन डाले गए थे। उन सिमिलर ऑप्शन में से आंसर को पकड़ के कौन ले जाएगा? टॉपर ले जाएगा, जिसने बार बार चीजों का रिवीजन किया है 10 बार, जिसने अपने पढ़े हुए कंटेंट को बार बार रिपीट किया है, उसको एग्जैक्टली पता होगा दोनों में से क्या सही है, लूप होल कहां पर है, जिसने खूब प्रैक्टिस की होगी। तो यहां पर क्या है, आपने रिवाइज नहीं किया, अब से आप जब भी पेपर में बैठे उससे पहले 3-4 बार अपना रिवीजन करके जाएं, रिवीजन का एक प्लान बनाएं। तो हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है, पर पहले आपको प्रॉब्लम पता तो हो। वो प्रॉब्लम पता लगती है कहां से? टेस्ट एनालिसिस से, कॉन्क्रीट एनालिसिस से। यानी सिंपल रूल है भाई, नीट कोई बहुत तगड़ा एग्जामिनेशन नहीं है, बहुत लिमिटेड सिलेबस है, हम जितना पढ़ाएंगे उसी में से पेपर लड़ेगा, लड़ना ही है, हर साल लड़ता है। फिर भी सर बच्चा क्यों परेशान हो जाता है? क्योंकि जो हम बताते हैं वो कर ही नहीं पाता। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग इंपैक्ट वाया योर एफर्ट्स। आप जब काम करोगे ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि सिलेक्शन लेना इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको अभी दिखाई दे रहा होगा। 11वीं 12वीं के भी जो पेपर हैं, अगर आप मुझसे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, लेट्स से अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपके 11th-12th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी मेरा कंटेंट एम्पल है, मोर देन सफिशिएंट है, और नीट के एग्जाम के लिए भी एम्पल है, मोर देन सफिशिएंट है। और क्वेश्चन क्लास में ही इतने हो जाएंगे कि आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, बस यहां पर आपको डेली बेसिस पे जो काम दिया जा रहा है उसको फॉलो करना है, उसको सीख लेना है इज्जत से। अपने एफर्ट में आपको कमी नहीं छोड़नी है, क्योंकि देखो भाई ये 2 हाथ हैं, ये जब मिलेंगे तब जाकर के एक मैजिक क्रिएट होगा। दिस इज मी, दिस इज यू, दीज आर योर टीचर्स, दिस इज यू। तो जब मिलेंगे तब जाकर के एक मैजिक मोमेंट क्रिएट होगा, रिजल्ट क्रिएट होगा। सिर्फ आप मेहनत कर रहे हो, मैं पढ़ाई बहुत घटिया रहा हूं, नहीं रिजल्ट आएगा। मैं पढ़ा बहुत अच्छा रहा हूं, आप ही नहीं पढ़ रहे हो, रिजल्ट नहीं आएगा। मैं कंटेंट भी आपको सुप्रीम लेवल का दे रहा हूं और आप भी मेरे साथ एकदम कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो एक बहुत शानदार रिजल्ट आएगा। एंड आपके पास टाइम है, ट्रस्ट मी। जो बच्चा 11 से तैयारी शुरू कर देता है, जो इतना सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेकर के, वो 12th क्लास में इस पेपर को पहले अटेम्प्ट में निकाल कर ले जाता है और वो टॉपर बनता है। ड्रॉपर बच्चा ज्यादा मात्रा में सिलेक्ट होता है, ये सच है,
लेकिन 12th का बच्चा हमेशा टॉप रैंक लेकर आता है, जो 11th 12th एक बार में एक शॉट में पेपर निकाल देता है। ये बात भी सत्य है, इस बात को पूरी की पूरी इंडस्ट्री में कोई नहीं नकार सकता। अगर आप अच्छे तरीके से तमीज से सारी की सारी जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं क्लास में उसको देख गए, उसको पढ़ गए, nobody can stop you from getting a very good marks from landing in your favorite medical college। चाहे वो एम्स हो, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, आपके पास पूरा टाइम है, आपके साथ बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, आपको खूब सारा कंटेंट पढ़ाया जा सकता है, आपको खूब क्वेश्चन सॉल्व कराए जा सकते हैं, आपके साथ और एडिशनल शीट्स भी शेयर करी जा सकती हैं। ड्रॉपर बच्चे के पास लिमिटेड टाइम होता है, जो 12वीं के बाद तैयारी करता है, उसको एक साल में 11th 12th दोनों रिवाइज करनी होती है। आपके पास पूरा टाइम है, 2 साल है, आपको 2 साल का काम 2 साल में ही करना है। ड्रॉपर को 2 साल का काम 1 साल में करना होता है, उसके ऊपर प्रेशर बहुत होता है, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं। आराम से, चाहे आप स्कूल गोइंग हो चाहे स्कूल गोइंग ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप दिन का 3 4 5 घंटा एक्स्ट्रा निकाल गए, संडे को अगर आपने रिवीजन कर लिया, यू आर मोर देन डन। उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और डेली का काम डेली कर गए तो बर्डन भी महसूस नहीं होगा, एडिशनल बैकलॉग भी आपका क्रिएट नहीं होगा, एंड आप पहली बार में एग्जाम को निकाल ले जाएंगे। अगेन बता देता हूं, सबसे पहले हमारे लाइव सेशंस आपको देखने हैं, हमारी डीपीपीज मिलती है हर लाइव सेशन के साथ। उस डीपीपी का आपको सोल्यूशन भी अगर देखने की जरूरत है तो देखिएगा, वरना मत देखिएगा। अगर सारे क्वेश्चन सही जा रहे हैं तो देखने की जरूरत नहीं है, कोई क्वेश्चन गलती हो गई, उस क्वेश्चन का स्पेसिफिक सोल्यूशन आप चाहे तो देख सकते हैं। उसके अलावा मेरे दोस्त, आप टेस्ट दे सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स ऑब्जेक्टिव बुक्स की मॉड्यूल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतना अगर आप कर गए, पीवाईक्यूज कर सकते हैं 2013 से 2026 तक के, अभी जो पेपर होगा वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये अगर चीजें आपने कर ली शुरू से एंड तक, खेल हो जाएगा। इतना ही करना रहता है। इसके बाद स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आएंगी आपकी, उन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के साथ हम लोग साथ साथ डील करते रहेंगे, क्योंकि स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स का स्पेसिफिक सोल्यूशन होता है। आपके साथ बैठा जाएगा इत्मीनान से, आपके साथ सारी बातें बहुत ही